मॉर्निंग। जैसा कि मैं इसके पहले बताया था कि मेरा जो कार्यक्रम है वह लगातार चलेगा जब तक 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक पेपर नहीं हो जाता है। तो उसमें आज शुक्रवार के दिन मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी में क्या, चैप्टर 26 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसको हम पूरा विस्तार से देखेंगे। तो इसमें मैंने कुछ लक्ष्मीकांत से पिक ले लिए हैं तथा इसमें ज़्यादातर मैं बोलूँगा। इसके साथ ही साथ मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊँगा जो आज तक आईएएस के इतिहास में इन अध्यायों से संबंधित रहे हैं। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे और आज पूरी व्याख्या करने के साथ ही बताऊँगा जितने भी आज तक आईएएस में क्वेश्चन आए हैं। तो अगर इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होता तो इसके लिए मैं क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें 15 मिनट का टाइमर लगा रखा है। तो हम सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो चर्चा की गई है संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, उसमें उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रिया आदि का सब उल्लेख है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसकी चर्चा कहाँ मिलती है? उसकी चर्चा मिलती है कि थोड़ा सा यहाँ पीडीएफ में दिक्कत हो रहा है, हम आगे पेज में चल देते हैं। तो इसकी चर्चा जो दी गई है, आप लक्ष्मीकांत हो सके तो खोल लीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के बाद करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसके सलाह पे करता है? यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नीचे आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सलाह पे करता है। मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें अगर सिर्फ राष्ट्रपति रहेगा तो नहीं, राष्ट्रपति के साथ अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तथा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की परामर्श ली जाती है। अब देखिए, इसमें परामर्श पे विवाद उठता रहता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत से, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। फिर अगली हेडिंग जो दी गई है वो दी गई है कि इनकी जो अहर्ताएँ हैं कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो सामान्य सी बात है, भारत का नागरिक, ये कोई बात नहीं। लेकिन इसमें देखिए जो सबसे बड़ी बात है उसमें है कि उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम कितने साल तक? 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा, या ये हो या फिर उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिला के 10 वर्ष तक वकील या एडवोकेट होना चाहिए। या फिर वह राष्ट्रपति के मत में उसे कोई सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। यदि इन तीनों में से अगर वह कोई है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्य होगा। तो अब अगली बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बात आप लोग एक ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यूनतम आयु है ना, न्यूनतम आयु का उल्लेख ये नहीं किया गया है। न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु का उल्लेख किया ही नहीं गया है। अब देख लेते हैं शपथ। तो कभी कभी विकल्प में दे देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का शपथ कैसा होता है। तो उसमें देखिए इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि उसमें पहला तो वो कहता है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेगा। ठीक है, प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा। ठीक, दूसरा क्या? भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से पद के कर्तव्यों का तथा बिना अनुराग द्वेष के पालन करूँगा। संविधान की मर्यादा को बनाए रखूँगा। हाँ, अब इसके बाद आता है इनका कार्यकाल। ये सब ध्यान दे लीजिएगा, ये सब कभी कभी आ जाते हैं पीसीएस में तो अक्सर ही पूछ लेते हैं। तो देखिए वहाँ न्यूनतम उम्र कितनी होगी ये फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ अधिकतम कितनी है? अधिकतम यहाँ पर बताया गया है कि 65 साल। तो 65 साल तक वह अधिकतम इतनी आयु है जब वह सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में रह सकता है। ठीक, अब उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित इसकी संस्था के द्वारा इसका निर्धारण होगा। या फिर वह कार्यकाल के संबंध में और क्या है कि वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है।
ठीक, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना कोई सामान्य बात नहीं है, यह बहुत कठिन काम है। इसके लिए क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, तथा इसके लिए जो प्रारूप है ना, ये कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे उसको हटाया जा सकता है। तो उसके ऊपर महाभियोग लगाने के लिए जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर या मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता तथा सदन में उपस्थित मत देने वाले दो तिहाई लोगों का जब समर्थन प्राप्त होगा, तभी उसके खिलाफ ये हटाए जाने का महाभियोग लाया जा सकता है। तो देखिए, ये दिया गया है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक, इसके लिए क्या होगी, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है, ध्यान दीजिएगा, संविधान में शायद नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि निष्कासन प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, तथा राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्य। ये फैक्ट ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में 100 लोगों का अनुमोदन होना चाहिए, राज्यसभा में 50। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पहला स्टेप होगा, और ये सभी स्टेप होना होगा, एक नहीं इसमें से कोई एक, ये सभी स्टेप पूरा होगा तभी ये होगा। दूसरा क्या है, अध्यक्ष सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। अब ये अध्यक्ष या सभापति के ऊपर है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है, आमतौर पर अगर लाया जाएगा तो स्वीकार ही करेंगे या अस्वीकार कर सकते हैं। फिर अगर वो मान लीजिए अस्वीकार कर लिए तो ख़त्म हो गया, परंतु अगर वह उसे स्वीकार कर लिए तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा, इस 3 सदस्यीय समिति में मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब कौन कौन होने चाहिए, पहला क्या, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश होगा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। ठीक है ना, तो ये तीनों उसमें होना चाहिए। यदि समिति जो है वह यह पाती है कि दुर्व्यवहार का दोषी है वह जस्टिस या जज, तब सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। फिर विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति उसे हटाएगा। तो ये सारे स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये सारे पूरे होंगे तभी वो हट सकता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो आज तक ये कभी किसी के ऊपर महाभियोग लगाया ही नहीं गया है। ये बड़ी बात है कि महाभियोग किसी सुप्रीम कोर्ट के जज पे लगाया जाए। तो पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामस्वामी 1991 से 93 के बीच आया था, परंतु जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, परंतु उन पर महाभियोग नहीं लग पाए, क्योंकि उसमें जो है ना कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी। अब देखिए, इनका वेतन और भत्ता जो है भारत की संचित निधि पे होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है और इससे प्रश्न भी पूछने का कम उम्मीद है। अब देखिए, इसमें एक पूछ सकता है कि तदर्थ न्यायाधीश, क्वेश्चन दे देगा कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, फिर विकल्प दे देगा। तो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में जो है मुझे ज़रूरी लग रहा है, इससे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं यूपीएससी में, लेकिन यह पूछ सकता है। देखिए, जब कभी कभी जितनी संख्या है सुप्रीम कोर्ट में उतने जज नहीं हैं, तो उस संख्या का कोरम पूरा करने के लिए, उस संख्या को पूरा करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति को पूर्ण मंजूरी मिलने के बाद ही कर सकता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है ना, प्रश्न में विकल्प कैसे पूछ सकता है। पहला तो वो ये कि कोरम पूरा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकता है। ठीक, सेकंड बात यह है कि इसके लिए उसको अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी, जहाँ से वह न्यायाधीश को लाना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। दूसरा, वहाँ के राष्ट्रपति से। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति मतलब देश के राष्ट्रपति से, माफ़ करिएगा शब्द गलती हो गई। तो उस संबंधित कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तथा राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा। वो जो आएंगे कोरम पूर्ण करने के लिए न्यायाधीश, उनको वही वेतन और शक्ति सब मिलेगा, सारे विशेषाधिकार मिलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वो जो है
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, देखिए यहाँ दी गई, उस दौरान उसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णय शक्ति और विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तो कोरम पूरा करने के लिए उनको लाया जाता है। अब देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अगर कोई न्यायाधीश जो है कि रिटायर हो गया है, ठीक है, फिर भी उसे सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने का योग्य होता है। ठीक है, मतलब वो सब कुछ वही करेगा, उपभोग भी करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी उसे भत्ता दिया जाएगा। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है ना वो यह है कि परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। जो रिटायर होने के बाद पुनः सेवा कर देने के लिए आया है अनुरोध पर, तो उसको सारे उसका जो है न्याय, जो उसका पावर होगा वो भी रहेगा, उससे सारे अधिकार भी मिलेगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुनः आएगा। समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अगर विकल्प में रहेगा तो ज़्यादातर लोग इसको गलत करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो दिया गया है कि इसमें न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी, इसका स्थान क्या होगा। तो स्थान तो जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसके जितने भी न्याय निर्णय हैं वह सभी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक के लिए वह एक नियम बन जाते हैं, इसके जो फैसले होते हैं। दूसरा कि इसके बहुत से कार्य हैं, जैसे कि यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 131 ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 131 के तहत वह राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा ये देख लेना है कि इनके नियुक्ति का तरीका क्या है, कोलिजियम पे होता है, कार्यकाल की इनकी सुरक्षा होती है। ठीक, इनका जो आय होता है वो संचित, भारत के संचित निधि पर निर्धारित होता है। ठीक है, इनके आचरण पर बहस नहीं हो सकती है। आचरण पर बहस ना होने का मतलब जानते हैं कि आपने हमेशा अक्सर सुना होगा कि कभी कभी जो है अगर कोई भी फैसला दे दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे खिलाफ फैसला दिया गया है। अगर खिलाफ फैसला आया है फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, किस लिए, न्यायालय का अपमान करना या न्यायाधीश का अपमान करना ऐसा माना जाता है कि उनकी अवमानना है, और यह एक सिविल और दंडिक दोनों प्रकार का अपराध होता है। अब 2 मिनट बचे हैं जो मैंने टाइमर लगा रखे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ इतना हो पाएगा। अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें ये रहेगा उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। अभी देखिए बहुत ढेर सारे पिक इसमें बच्चे हैं जिसका मुझे बताना है। भारतीय उच्चतम न्यायालय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना करना है। तो अगले वीडियो में हमें लगता है हम ये 6 चीज़ें बात कर पाएंगे और इसके साथ ही साथ ये कर पाएंगे। ठीक, फिर इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में मैं हाई कोर्ट भी बता दूंगा। ठीक, हाई कोर्ट में भी सब कुछ एकदम ऐसे ही होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का है, जहाँ जहाँ चेंजेस होगा मैं बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इससे करता हूँ, फिर अगले 2 वीडियो में मैं एक में बता दूंगा वो, इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जिसमें पूरा बताऊंगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय की संरचना होती है वो कैसी होती है। ठीक, इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिर देखिए नालसा, बहुत इससे प्रश्न इस साल बहुत चर्चे में था। आर्टिकल 39A की थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर लोक अदालत की चर्चा करूंगा, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, सब अच्छे से डिटेल में चर्चा करूंगा। फिर हमारा आएगा क्वेश्चन वाला। तो मुझे लगता है मुझे 4-5 वीडियो बनाने ही होंगे। तो धन्यवाद। फ़िलहाल अगले वीडियो में आप प्ले लिस्ट में रहेगा, देख लीजिएगा।